जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना पाएंगे। क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन जो है आपके MP के अलग अलग एग्जाम में बार बार ये प्रश्न साथियों रिपीट किए जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि कोशिका का सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया था। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि कोशिका का सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया था। तो कोशिका का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए हुए थे आपके कौन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किए गए। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे हैं पौधों में भोजन का परिवहन जो है ये किस ऊतक द्वारा होता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधों में भोजन का परिवहन होते हैं फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, फ्लोएम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी से जो है ना होता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे निम्न में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, बेरी बेरी रोग होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका जो है कौन सी है। तो याद रखेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मोनोसाइट। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, मोनोसाइट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा जो है ये किस में बदलती है। तो विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग जो है किया जाता है। तो याद रखेंगे धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एमीटर का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न पूछा है न्यूटन का तीसरा नियम यह किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो न्यूटन का तीसरा नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, संवेग से होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग सी करेंगे, नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, नाइट्रोजन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए धातुओं में विद्युत चालकता का कारण है। तो धातुओं में विद्युत चालकता का जो कारण है ये आप सभी लोगों का हो जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर में संदेशों का संचार जो है करता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि निम्न में से कौन सा ऊतक है जो शरीर में संदेशों का संचार करता है। तो यहाँ पे तंत्रिका ऊतक होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है ऊर्जा का वह रूप जो वस्तु की स्थिति के कारण होती है क्या कहलाती है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि ऊर्जा का वह स्वरूप जो वस्तु की स्थिति के कारण होती है क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे ये कहलाते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे
स्थिर ऊर्जा, ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, स्थिर ऊर्जा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक वेग जो है कहलाता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक वेग क्या कहलाता है। तो ये वेग कहलाते हैं आपके पलायन वेग, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, पलायन वेग। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व क्षारीय तत्व है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा तत्व क्षारीय धातु है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे सोडियम, ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे, सोडियम जो है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या बनाता है। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया को क्या बनाता है। तो यहाँ पे आप सही जवाब बताएंगे, लवण और जल बनाते हैं, ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, लवण और जल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, पौधों में उस वाष्प उत्सर्जन जो है मुख्यतः किस भाग से होता है। तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होते हैं। तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन जो है मुख्यतः होते हैं रंध्र से, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, रंध्र से होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, ध्वनि तरंगे को किस माध्यम की आवश्यकता जो है होती है। तो ध्वनि तरंगों को किस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगों को भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा यहाँ पे अम्ल पेट में पाया जाता है। तो निम्न में से कौन सा अम्ल है जो कि पेट में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे पेट में पाए जाने वाले अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ऑप्शन सी कीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक सक्रिय अधातु जो है कौन सा है। तो सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा होगा। तो यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन सी होगा, फ्लोरीन हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसे यहाँ पे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब होगा, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। चलिए बताएंगे आप कि विद्युत फ्यूज जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है ये कार्य करते हैं आपके उष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, उष्मीय प्रभाव पर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त धारा जो है ये किस प्रकार की होती है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त धारा जो है ये किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, प्रत्यावर्ती धारा के, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे मानव शरीर का अवशेषी यहाँ पे अंग है। तो निम्न में से कौन सा मानव शरीर की अवशेषी अंग होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिकों में समान होता है। तो किसी तत्व के समस्थानिकों में समान होता है, तो आप बताएंगे परमाणु क्रमांक, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, परमाणु क्रमांक जो है ये समान होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे, निम्न में से कौन सा यहाँ पे रोग अनुवांशिक है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा रोग है जो कि अनुवांशिक रोग है। तो यहाँ पे सही जवाब जो है क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, हीमोफीलिया होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हीमोफीलिया है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से जो है जिम्मेदार है। तो निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होगा।
तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन पूछे गए, किसी तत्व की रासायनिक अभिक्रियाशीलता निर्भर करती है। तो किसी तत्व की रासायनिक अभिक्रियाशीलता जो ये निर्भर करती है, तो ये निर्भर करते हैं आपके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसी तत्व के परमाणु की पहचान किससे होती है। तो किसी तत्व के परमाणु की पहचान किससे होती है, तो यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, परमाणु क्रमांक से होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा, तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दांत के इनेमल होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पौधों में जल के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधों में जल के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर जो है निर्भर करती है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, द्रव्यमान और वेग दोनों पे करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 31 नंबर कि किसी वस्तु का त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे जो है क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु का त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे यहाँ पे कहते हैं हम सभी लोग क्या, तो उसे मंदक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, मंदक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, यकृत होगा। आप अच्छे से इनको जो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 33 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से यहाँ पे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस यंत्र में उपयोग होता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किस यंत्र में उपयोग होता है, तो ये उपयोग होते हैं विद्युत मोटर में। ऑप्शन सी सही जवाब है, विद्युत मोटर में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है किसी वस्तु का वेग शून्य और क्या है, किसी वस्तु का वेग शून्य हो सकता है लेकिन उसकी चाल शून्य नहीं होती, ये किस स्थिति में जो है ना संभव है। तो आप बताएंगे ये वृत्तीय गति में संभव हो सकता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोफिल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, क्लोरोफिल होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।